अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो इसमें देखें, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस। ये पहला पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा था कि साउंड वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे बाकी वेव्स वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह साउंड भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। तो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के अराउंड जो एयर है वो भी वाइब्रेट करती है, उसके रिजल्ट में हमें सुनने का एहसास पैदा होता है। जैसे गिटार है, और इसके अलावा जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है उसके रिजल्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है, शो डैट साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। आपने वो बेल जार वाली जो एक्टिविटी थी वो देखी थी। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि बेल जार के अंदर एक बेल लगा दें और वैक्यूम पम्प के ज़रिए उसकी हवा इमिट कर दें, फिर आप बेल ऑन करें तो आपको बेल जो है ना वो वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसका कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो वो जब वापस आप एयरपोर्ट करेंगे तो दोबारा आपको साउंड सुनाई देने लग जाएगी। तो इससे पता चलता है कि साउंड को जो है ना मीडियम की ज़रूरत है, विदाउट मीडियम साउंड प्रोपागेट नहीं कर सकता। तो ये मैकेनिकल नेचर है उसकी, मैकेनिकल वेव है। आगे है, हाउ कैन वी हेयर द साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। देखें ये साइड बॉक्स था। स्टेथोस्कोप कैसे ऑपरेट करता है, देखें ये जो चेस्ट पीस होता है उसके अंदर एयर फील्ड एक ट्यूब होती है, हॉलो, यानी वो एयर फील्ड होती है अंदर, वैसे खोखली होती है, अंदर एयर होती है उसके। और जो लिसनर होता है, यानी जो कान में डॉक्टर ने जो है ना वो लगाया होगा, चेस्ट पीस जो है ना वो किसी भी एक प्लास्टिक डिस्क का बनाता है, उसके अंदर डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है ना वो पेशेंट की बॉडी के ऊपर आप रखते हैं, जहाँ आपने देखना होता है जिस किसी भी ऑर्गन को जो है ना आपने चेक करना होता है। तो उस डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से जो उसके बैक एंड पे जो एयर फील्ड ट्यूब है उसके अंदर जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट करता है, और साउंड जो है ना वो लिसनर के कानों तक चला जाता है और वो सुन पाता है उसको। तो जो ऑर्गन्स की छोटी मोटी वाइब्रेशन होती है उसकी साउंड भी हम सुन लेते हैं इसकी मदद से। आगे है, डिफाइन लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑन व्हाट फैक्टर इट कैन डिपेंड। लाउडनेस क्या थी और इस फैक्टर बता दें। लाउडनेस जो है ना फेट और लाउड साउंड में डिफरेंस बताती है। तो इसकी जो डिपेंडेंस थी वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे थी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे थी, और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पे थी। और आगे है, वो कहता है, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन। कह रहा, दो आदमी हैं, सेम म्यूजिक सुन रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे खड़े होके, फिर वो एग्री नहीं करते कि इनकी लाउडनेस जो है ना वो सेम है। एक कहता है ऊंचा, एक कहता है नहीं ऊंचा। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो हेयरिंग सेंस होगी वो दोनों की डिफरेंट होगी, जिस वजह से जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी एयर की उसको प्रॉपर सुनाई देगा, जिसकी सेंसिटिविटी सही नहीं होगी एयर की तो डेफिनेटली उसकी जो लिसनिंग कैपेसिटी वो कम होगी, तो उसे वो लाउडनेस कम लगेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की कोई सी दो कैरेक्टरिस्टिक लिखें, ये कि आपने बहुत सारी पढ़ी थी, तो इसमें लाउडनेस थी, पिच थी, क्वालिटी थी, तो इसमें आपने दो लिखनी है। पिच लिखी हुई है यहाँ पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि श्रील और ग्रेव साउंड में डिफरेंस आता है, पता चलता है। और फिर क्वालिटी जो है ना वो सेम लाउडनेस और सेम पिच की जो साउंड है उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्वालिटी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, वाई साउंड वेव्स आर नेम्ड एज मैकेनिकल वेव्स। साउंड को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है, लेकिन साउंड को प्रोपागेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, साउंड वैक्यूम में से पास नहीं कर सकता, इस वजह से उसे मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। वट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें ये लाउडनेस इंडिपेंडेंट है फ्रिक्वेंसी से, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से पिच तो बढ़ती है लेकिन लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं आता। लाउडनेस के फैक्टर अलहदा से वो मैंने अभी देख भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई साउंड ऑफ वुमेन इज श्रील एज कम्पेयर टू मैन। जो औरतें होती हैं उनकी आवाज़ बारीक क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। देखें उनकी पिच जो है ना साउंड की वो ज़्यादा होती है, उनके गले की जो फ्रिक्वेंसी वो भी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो है ना वो उनकी आवाज़ बारीक होती है। जबकि जो मैन होते हैं, मेल होते हैं, उनकी गले की पिच जो है ना वो कम होती है, यानी कम फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से जो आवाज़ है वो भारी आती है। ठीक है जी, क्योंकि ये पिच जो है ना वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। आगे चलें, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच। तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन, लेकिन पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिसमें हम श्रिल और ग्रेव साउंड में जो है डिफरेंस करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हायर पिच जो होगी हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर पिच मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी होगी। फिर दोबारा डिफाइन पिच और क्वालिटी, तो ये दोबारा डेफिनेशन आ गई। उसके बाद है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पिच फ्रिक्वेंसी एंड पिच। तो सिंपल उनकी डिफाइन कर देनी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड। और इसका है, पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड, राइट इट्स यूनिट। इंटेंसिटी बताएं, उसका यूनिट बताएं। देखें साउंड एनर्जी पर सेकंड पे पर यूनिट एरिया पे पास करेगी या प्रोपागेट मतलब उस पर ट्रांसमिट होगी, उसे हम नाम देंगे इंटेंसिटी का, उसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद, हाउ कैन द सिंगर शटर द ग्लास बाय साउंड वेव।
लेकिन ये एक फिनोमिना है जिसे रेजोनेंस कहा जाता है। जब दो फिजिकल सिस्टम एक दूसरे को मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके रिजल्ट में रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। यानी कि कोई भी कहते हैं सिंगर जो है ना वो ग्लास शीशे का कैसे तोड़ सकता है अपने गाने की वजह से, लेकिन जब वो गा रहा होगा उसकी साउंड वेव्स जो होंगी उसकी खास फ्रिक्वेंसी होगी, उसके सामने अगर एक गिलास पड़ा हुआ है शीशे का वो भी वाइब्रेट करेगा जब साउंड वेव्स उसके ऊपर फॉल करेंगी, तो दोनों जो वाइब्रेट करेंगे मतलब वो वाइब्रेट करेगा, वो जो ग्लास है ना उसकी वाइब्रेट करने की फ्रिक्वेंसी जब साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी से जो उसके ऊपर आके टकरा रही हैं तो उनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी जब बराबर हो जाएगी तो वो दोनों फिजिकल सिस्टम की फ्रिक्वेंसी जब बराबर हो गई डेफिनेटली वो जो ग्लास है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा और वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, टूट जाएगा। इसे रेजोनेंस बोलते हैं। आगे है व्हाट इज़ मीन बाय डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल क्या था, लेकिन जो बड़ा स्केल था बेल उसको हमने छोटे स्केल में डिवाइड किया था तो हमें उसे डेसिबल का नाम दिया था। वी कैन कंस्ट्रक्ट स्केल फॉर मेजरिंग the intensity level of sound. Such scale is known as decibel scale. The decibel scale is logarithm measure of the amplitude of sound waves. In logarithm scale equal interval correspond to 10 instead of adding equal amount. वो जो मिनिमम फेटेस्ट साउंड थी और उसके बाद फिर सबसे जो मैक्सिमम लाउड मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली साउंड उनके दरमियान काफ़ी वाइड रेंज था तो हमने उसको 10 की पावर में डील किया, फिर लॉग लेके आए तो फिर उसे डेसिबल स्केल का नाम दिया। तो व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन बेल एंड डेसिबल, तो देखें बेल था हमने उसकी जगह डेसिबल पुट किया और 10 आ गया साथ, क्योंकि एक बेल 10 डेसिबल के बराबर है, ये फार्मूला इंटेंसिटी लेवल का। उसके बाद व्हाट इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का स्मॉलर यूनिट क्या होगा, देखें वो डेसिबल होगा जो कि 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल आता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग के साथ, यानी जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगारिथम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो सिंपल प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से ख़त्म करें कांस्टेंट आ जाएगा। तो आगे है व्हाट इज़ मीन बाय साउंड लेवल और राइट फार्मूला वो सेम एज इट ही होता है। इंटेंसिटी लेवल को ही साउंड लेवल कहते हैं। ये जो डिफरेंस आएगा बिटवीन अननोन साउंड और एक फेटेस्ट साउंड के दरमियान जो इंटेंसिटी लेवल में जो डिफरेंस आएगा उसे हम जो है ना वो साउंड लेवल कहते हैं। बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। उसके बाद इधर अननोन इधर नॉन आना, ये मिस्टेक है, यहाँ से ये सही कर लीजिएगा, ये नॉन आना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है डिफाइन इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब वेव्स किसी भी मीडियम की सरफेस पे फॉल करती हैं पहले मीडियम में बाउंस बैक होती हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इन केस ऑफ साउंड वो हम इको बोलते हैं अगर हमें वो दोबारा सुनाई देती है एक सूटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन, देखें इको वो है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम सुन सकते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो नॉर्मली हर सरफेस से हो सकती है, लेकिन हर सरफेस से हम साउंड सुन नहीं सकते, क्योंकि वो जो साउंड का एहसास है पहले वाली साउंड का वो भी दिमाग में ही होता है। तो आपकी करीब की जो वॉल्स होंगी या सरफेस होंगी उससे रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ जाएगा। तो इस वजह से इको वो साउंड वो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी जिसे हम प्रिसाइजली जो है ना वो सुन सकते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ना वो किसी भी बिल्डिंग से या करीबी वॉल से आ सकती है, वो हमें सुनाई नहीं देती। आगे ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखिए वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। उसके बाद फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द ब्रास एंड आयरन एट 25 सेंटीग्रेड, ये मैंने आपको बताया भी था साइड बॉक्स से, ये वहीं से आया हुआ है। ब्रास के अंदर स्पीड ऑफ साउंड बताएं 4700 होती है, आयरन की बताएं 50 मीटर पर सेकंड होती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द निकल एंड स्टील, इसकी भी बता दें 40 मीटर पर सेकंड निकल में और स्टील में 59 और 60 मीटर पर सेकंड है। आगे है व्हाट इज़ मीन बाय नॉइस, नॉइस से क्या मतलब है, लेकिन जो साउंड आपको अनप्लेजेंट लगता है उसे हम जो है ना वो नॉइज़ का नाम देते हैं, जो इरेगुलर और सडन वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। हैवी मशीनरी और इसके अलावा ट्रैफिक का जो शोर होता है बड़े सिटी के अंदर उसे हम जो है ना वो नॉइज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंशिएट करने को कहा गया म्यूज़िकल और नॉइज़ में। देखिए म्यूज़िक वो साउंड्स होती हैं जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं, जिसमें वो किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम की साउंड हो सकती है या रेडियो की या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। जबकि जो नॉइज़ है वो अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है एयर के ऊपर, जो कि हैवी मशीनरी और ट्रैफिक की का साउंड आता है। इसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय अकॉस्टिक, अकॉस्टिक्स क्या होता है, देखिए ये टेक्निक थी जिसकी मदद से हम अनडिज़ायरेबल साउंड को सॉफ्ट या पोरस सरफेस जो है ना ऑब्जॉर्व करवाते हैं, ताकि वो जो थिएटर हॉल था या जो लेक्चर हॉल है उसके अंदर हर कॉर्नर तक जो है ना वो आवाज़ प्रॉपर और उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल रहे।
व्हाट डू यू मीन बाय रीवाइब्रेशन? रीवाइब्रेशन क्या होता है? लेकिन जो सरफेस है ना समटाइम वो टू मच जब रिफ्लेक्टिव होती है तो डेफिनेटली साउंड ऑब्जॉर्व कम होता है, बहुत कम साउंड रिफ्लेक्ट होगा, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होगा। यानी अगर एक कम नया नया कह लो, अगर आपने ऐसा मतलब कोई खाली घर है कह लें, कमरे के अंदर आप बोलते हैं, आपको वो आवाज़ बार बार सुनाई देती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वॉल्स बिल्कुल फ्रेश हैं तो डेफिनेटली जो सॉलिड मटेरियल होता है प्लेन वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि साउंड जो है ना वो ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगी, बहुत कम अब्जॉर्ब होगी। तो इस वजह से वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा तो उसे हम नाम देते हैं रीवाइब्रेशंस का। ठीक है जी। साउंड ग्रेबल हो जाता है, यानी कि समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि नया साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, पहले वाला भी जो है ना वो मौजूद होता है, इस वजह से। आगे हाउ कैन रीवाइब्रेशन भी मिनिमाइज? रीवाइब्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है? देखें, वो जो सरफेस है ना रिजिड और स्मूथ होगी, वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, तो आप उसकी जगह सॉफ्ट और पोरस सरफेस लेके आएँ जो क्या करते हैं साउंड वेव्स को ऑब्जॉर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट कम करते हैं। तो इसी की वजह से वो जो इको है ना वो कम हो जाएगी, रिवाइब्रेशन कम हो जाएगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज से क्या मतलब है? देखें, जो इंसानी कान सुन सकते हैं और जो आवाज़ें उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, जो कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रासाउंड? जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो नॉर्मल ह्यूमन एयर नहीं सुन सकते, और इसका यूज़ भी बताना होता है समटाइम। एक दफ़ा आया भी था ये पेपर में। पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ की जाती हैं ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए आर्टरीज में से। उसके बाद है गिव 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के 2 यूजेस लिख दें। पहला लिखा हुआ है कि पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो यूज़ की जाती है ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए, ताकि डायग्नोज किया जा सके। उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल। तो फिर ये दोबारा से वही लिखा हुआ है, यानी बताया हुआ कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। वाई द अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड? मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़फुल है? देखें, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिस वजह से जो है ना ये छोटी जगहों पर जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। जैसा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर जो है ना वो हम बाहर देख सकते हैं इनकी मदद से। तो इस वजह से मेडिकल फील्ड में यूज़ होती हैं। विच इक्वेशन इज़ यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड? वही तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा ही यूज़ करते हैं। इसमें एफ फ्रीक्वेंसी होती है, लेमडा वेवलेंथ होती है, साउंड की वी स्पीड होती है। उसके बाद ये एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ये आपने पहले भी देखी थी। आगे है व्हाट इज़ मीन बाय साउंडलेस विसल? इसका जिक्र भी मैंने आपको किया था जब हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ा था, कि जो कुछ साइलेंट विसल यूज़ करते हैं लोग डॉग्स को बुलाने के लिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना विसल की, वो 20 से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से लेके 25,000 हर्ट्ज तक होती है। तो वो नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं सुन सकता, लेकिन वो जो डॉग्स हैं उनकी लिसनिंग जो ऑडिबल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो सुन सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ द स्टडी रूम इन ए रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून हायर दैन द इन अ रूम विद वुडन फ्लोर? देखें, अगर वो कहते हैं स्टेरियो का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है या प्रॉपर क्यों होता है जिस कमरे में कारपेट हो और बाकी चीज़ें हों, जब आ जाए वुडन फ्लोर के, देखें कारपेट बिछा हुआ है, बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेफिनेटली वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो नहीं होगी, रिवाइब्रेशन नहीं होगी, साउंड ग्रेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको साउंड प्रॉपर सुनाई देगा। तो जब कारपेट नहीं होगा, डेफिनेटली वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आएगी उसी वजह से रिवाइब्रेशन होगा, साउंड ग्रेबल होगा तो सही सुनाई नहीं देगा। व्हाट इज़ मीन बाय सोनार? सोनार क्या था? ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, उसमें ये था कि जो अंडर वाटर डेप्थ, अंडर सी कह लें, जो ऑब्जेक्ट्स हैं ओशंस की सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, उनको देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे सोनार कहते हैं। तो सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार वेव्स जो है ना सेंड की जाती हैं ट्रांसमीटर से, फिर रिसीव की जाती हैं रिसीवर, और फिर टाइम लैप्स नोट किया जाता है। और जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है वो तो हमें पता होती है, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है, वो 1500 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर जो टाइम है वो नोट हो गया, तो हमें वो जो डेप्थ है वो पता चल जाएगी वहाँ पर कितनी है, या वो ऑब्जेक्ट जिससे वो टकरा के आई हैं वो किस शेप का है और कितने साइज़ का है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं नोट्स में। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा। 2 फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं, एक वो इंटेंसिटी लेवल वाला L - L0 = 10 log I over I0 और साथ में डेसिबल। दूसरा फार्मूला V = F लैम्डा, ये यूज़ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन टेक केयर।